जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड सिविल सर्विस बेस के अंतर्गत पे यदि आप अपर पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू बिगनर है, तो थोड़ा सा ये सिलेबस बेस था 2021 के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया था। ठीक है, आने वाले टाइम में देखेंगे अगर कोई अपडेट करेगा तो वो आयोग के द्वारा, तो वही हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर न्यू बिगनर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि अपर पीसीएस बेस के अंतर्गत पे कि किस प्रकार से प्रिपरेशन होता है या किस प्रकार से इसका सिलेबस होता है, और जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, पूरा जो प्री का पेपर है मैं डिस्कस करूँगा इसके अंतर्गत पे। अगर प्री की फर्स्ट बात करें तो यहाँ पर दो पेपर होते हैं। सबसे पहले जैसे आप यूपीएससी बेस के अंतर्गत पे देखते हैं जनरल स्टडीज़, और सेकंड पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल स्टडीज़ बेस के अंतर्गत पे, तो 150 क्वेश्चन जिसके अंतर्गत पे पूछा जाता है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का 2 आवर्स के अंतर्गत पे 2 घंटे के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करनी है। 120 मिनट के अंतर्गत पे 150 क्वेश्चन है। ठीक है, और माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न कितना है, 1.5 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 मार्क्स का होता है। यूपीएससी के अंतर्गत पर अगर आप कंपैरिजन करें तो 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, जिसके अंतर्गत पे पासिंग मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर भी है स्टेट पीएससी बेस के अंतर्गत पे 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का, और 150 इसके अंतर्गत पे मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चन होगा। 2 आवर्स के अंतर्गत पे 120 मिनट के अंतर्गत पे भी सॉल्व करना होता है। अगर टोटल पेपरों की बात करें तो प्रीलिम्स बेस के अंतर्गत पे जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड उत्तराखंड पीएससी के लिए अपर पीसीएस बेस के अंतर्गत पे 300 नंबरों का होता है। ठीक है, 2-2 घंटे के अंतर्गत का होता है और बीच में लंच ब्रेक दिया जाता है। और ये चीज़ तो आप जानते होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है कि प्रारंभिक परीक्षा प्री के अंतर्गत पे जो सेकंड है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेस के अंतर्गत पे वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अंतर्गत पे आपको जो एस्पिरेंट है उनको केवल 33% मार्क्स इसके अंतर्गत पे लाना इम्पोर्टेंट है, वो फिर उसके बाद में मेंस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, मैं फिर अन्य वाले बेस के अंतर्गत बात करूंगा मेंस के लिए, मेंस का पर सब्जेक्ट बेस के अंतर्गत पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री बेस के अंतर्गत पे 6 यूनिटों के अंतर्गत पे बटा हुआ है कि पर यूनिट के बेस से कितनी कितनी क्वेश्चन है यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। ये संभावनाएं तो मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, पर पेपर बेस में कितने 6 यूनिट है, तो बस मैं बात करूँगा कि कौन कौन से यूनिट के अंतर्गत पे उत्तराखंड अपर पीसीएस बेस के अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक इनके द्वारा इंक्लूड करी गई हैं। सबसे पहले है भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन। अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, और इसी के साथ में कल्चर और राष्ट्रीय आंदोलन बेस के अंतर्गत पे। ठीक है, जैसे सबसे पहला टॉपिक आपके इसके अंतर्गत की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल की बात कह रहा है यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता होगी जिसके अंतर्गत में टॉपिक आ रहा है, वैदिक सभ्यता हो गया और संगम युग का हो गया, और महाजनपद और मगध का उत्कर्ष बेस के अंतर्गत पर 16 महाजनपदों की जब हम बात करते हैं ना, तो उसी के अंतर्गत पे है धार्मिक आंदोलन संबंधी हो गया, जैन बौद्ध धर्मों का, और उसी के बाद में भागवत एवं शैव मत, पारसी एवं यूनानी संपर्क और संबंधित अन्य पहलुएं इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की जाती है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पे। जब उसके बाद में मौर्य काल आता है, मौर्य काल के अंतर्गत पे चंद्रगुप्त मौर्य से ही मौर्य साम्राज्य का शुरुआत माना जाता है या उसका सूर्योदय कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधी अशोक और उसका धम्म संबंधी क्या चीज़ें हैं। फिर मौर्यकालीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पे, ठीक है ना, थोड़ा सा मौर्यकालीन प्रशासन की क्या नीतियाँ थी, जैसे कौटिल्य की नीतियों के बेस के अंतर्गत पे एक्सेट्रा। आप अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते होंगे तो आप जानते हैं इसके बारे में। और थोड़ा सा इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत पे उस टाइम पे मौर्य साम्राज्यों के समय में इकोनॉमिकल का क्या प्रोसेसिंग था, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का क्या चलता था, और उस टाइम पे सोसाइटी और कल्चर का क्या था, समाज और कला का क्या था इसके अंतर्गत पे, और कुषाण और संबंधित अन्य पहलू इसके अंतर्गत पे मौर्य साम्राज्य का इंक्लूड हो सकता है, क्वेश्चन है। थर्ड टॉपिक है हिस्ट्री के अंतर्गत बेस बात करें तो गुप्त साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना संबंधी कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी, और सुदृढ़ीकरण एवं पतन कैसे हुआ इसके अंतर्गत पे, मतलब उदय कैसे हुआ और इसका पतन कैसे हुआ। और चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त साम्राज्य बेस के अंतर्गत पे, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया एक टॉपिक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन प्रशासन संबंधी। उस टाइम देखिए गुप्त काल के समय के अंतर्गत पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस चलता था वो कैसा था, और उस टाइम पर सोसाइटी समाज कैसे थी, और इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिकल
इकोनॉमिकल बेस क्या था, वहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या थी, और साहित्य एवं कला हो गया इसके अंतर्गत पे, अन्य पहलू इसके अंतर्गत पे इंक्लूड करी गई हैं। फिर उसके बाद में थर्ड टॉपिक है उत्तर गुप्त काल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे हर्षवर्धन संबंधी, फिर पाल हो गया, प्रतिहार वंश जो चलता था, राष्ट्रकूट हो गया, चोल, पल्लव और चंदेल, और परमार वंश और चौहान होगा। 650 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के इस मध्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास और संबंधित अन्य पहलुएं इसके अंतर्गत पे इंक्लूड करी जाती हैं। और उसके बाद में है भारत में इस्लाम का आगमन। इंडिया बेस के अंतर्गत पे इस्लामिज्म बेस का क्या चीज़ था, कैसे शुरुआत हुई, तो यहाँ पर टॉपिक हैं जैसे बात करी गई है इल्तुतमिश, बलवंत हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन उसके अंतर्गत में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेस का जो चला था, खास तौर पे मौर्य काल से शुरू हुआ था, तो तब से ये आगे हर टॉपिकों के अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस क्या चीज़ें हैं वो इंक्लूड होते हुए आप देख रहे होंगे, कॉमन सी चीज़ें हैं। ठीक है, सिलेबस को सबसे पहले समझने के पॉइंट वही है। जैसे यहाँ पर क्या बात करी गई है कि सल्तनत दिल्ली के अंतर्गत में जो सल्तनत कालीन था उसका प्रशासनिक व्यवस्था था, प्रशासन को चलाने के लिए। फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या थे, समाज और अर्थव्यवस्था हो गया, इंडो इस्लामिक वास्तुकला होगी, विजयनगर हो गया, साम्राज्य हो गया, सूफी मत हो गया, भक्ति आंदोलन संबंधित जो एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे पहलू निकल के आते हैं। कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे कल्चर बेस का इंक्लूड हो रहा है, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव बेस आप साथ में इंक्लूड होते हुए देख रहे होंगे। कुछ टॉपिक और उसके साथ में प्लस में आ जा रही है। थोड़ा सा पर टॉपिकों को आप कंपेरिजन करके देखिएगा कि क्या चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं। ठीक है, फिर है उसके बाद में मुग़ल साम्राज्य की बात करें तो जब मुग़ल साम्राज्य था तो यहाँ पर बाबर हो गया, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहाँ हो गया, औरंगज़ेब और मुग़ल साम्राज्य का पतन। फिर है मुग़ल प्रशासन, देखिए इसके अंतर्गत भी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव बेस इंक्लूड हो गया। फिर उसके बाद में जागीरदारी और मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये टॉपिक है। फिर है मुग़लकालीन साम्राज्य क्या था, मुग़लकालीन जो समाज था, और उसके बाद में इकोनॉमिकल व्यवस्था क्या थी, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था भी देखिए, साहित्य, कला संबंधी हो गया एवं स्थापत्य। फिर उसके बाद में मराठ, सिख एवं जाट और अन्य संबंधी एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे पहलू भी इसमें अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। फिर है यूरोप का आगमन। अगर बात करेंगे तो यूरोप के जो आगमन हुआ तो उसके साथ में पुर्तगाल जो आए, डच और फ्रांसीसी एटसेट्रा जो इसके अंतर्गत पाए तो उनकी बात कही गई है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पे 1758 से लेकर 1857 तक, 1758 से लेकर 1857 और उससे संबंधित जो एटसेट्रा पहलू इसके अंतर्गत पे अन्य संबंधित पहलू भी इसके साथ में जोड़ी जाएंगे। फिर है ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव और संबंधित अन्य पहलुएं। टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुनेगा, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव और संबंधित एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे पहलू हैं। फिर है 19वीं सदी में, 19वीं सदी के अंतर्गत पे सामाजिक धार्मिक सुधार जो बहुत सारे आंदोलन हुए थे और उनके साथ में जो अन्य एटसेट्रा जो पहलुएं निकल के आती हैं, फैक्ट जो निकल के आता है तो उनके लिए यहाँ पर डिस्कस करने की बात कही गई है। फिर भारत के वायसराय, देखिए भारत के वायसराय की बात करें तो 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक भारत के अंतर्गत पे भी जो भी वायसराय रहे उनके बारे में बात कही गई है। फिर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, जैसे कि आपने देखा भी होगा, सुना भी, देखा तो क्या है, सुना होगा आपने, और बुक्स आप जब पढ़ते होंगे तो आप इन टॉपिकों को समझ चुके होंगे। तो बात करी गई है यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया 1857। फिर है 19वीं और 20वीं सदी के गैर आदिवासी संबंधी और आदिवासी जाति एवं किसान आंदोलन, और उसके बाद में 1857 के बाद का ब्रिटिश शासन संबंधी। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1858 और उससे संबंधित पहलू इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर यहाँ पर पूछेगा। फिर बात करी गई है 1858 के बाद की प्रशासनिक जो सामाजिक और न्यायिक प्रणाली है। फिर उसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर भी है, एजुकेशन संबंधी है, यहाँ पर जुडिशरी बेस जैसे न्याय क्या सुधार किए गए और संबंधी अन्य पहलू यहाँ पर भी इंक्लूड हो जाता है। फिर है भारत में राष्ट्रवाद का विकास और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। कुछ टॉपिक हैं जैसे कि इसके अंतर्गत में इंक्लूड करी गई हैं, भारत में राष्ट्रवाद का क्या विकास होना चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे हुआ, जो भी टॉपिक हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है एग्जामिनर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उद्गम हो गया, उदारवादी हो गया एवं अतिवादी दल संबंधी जो एटसेट्रा बात करी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधी कैसे उद्गम कैसे हुआ या इसके उदारवादी जो थे अतिवादी दल जो इसके अंतर्गत पे दल निकल के आए थे उनकी बात कही गई है। ठीक है, फिर है देखिए बंगाल का विभाजन जो हुआ, फिर उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन संबंधी हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना जो की गई थी, सूरत अधिवेश एवं राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय संबंधी 1907 हो गया, और माले मिंटो सुधारण 1909 से संबंधी क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी की बात करें, जो फर्स्ट सिविल वॉर हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे जिसके अंतर्गत पर है होम रूल लीग, आपने पढ़ा होगा, होम रूल आंदोलन हो गया। फिर है लखनऊ समझौता 1916 में। फिर 1917 की अगस्त जो घोषणाएं की गई थी और क्रांतिकारी जो आंदोलन है, फिर गांधी युग आ गया था, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन।
फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919, फिर है रॉलेट अधिनियम 1919, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया 13 अप्रैल 1919, फिर है खिलाफत आंदोलन संबंधी असहयोग आंदोलन और चोरी चोरा की घटना होगी, स्वराज्य पार्टी हो गया, साइमन कमिश्नर हो गया, और नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत पे जिन्ना के 14 सूत्री जो मांग थे, क्या मांग थे आप जानते हैं, नहीं तो आप गूगल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो बुक्स के अंतर्गत पे पूरा इंक्लूड किया गया। फिर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेश जो है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी इरविन समझौता, फिर है द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर है यहाँ पर कम्युनल अवार्ड एवं पूना समझौता क्या था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अंतर्गत से एक ना एक टॉपिक तो आपको मेंस के अंतर्गत से भी कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन अभी मैं प्री की बात कर रहा हूँ तो प्रीलिम्स से बेस को ही हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा यूपीएससी के अंतर्गत का जैसे यूनिट बटा है ना, वैसे स्टेट पीएससी का भी यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का भी यूनिट इसके अंतर्गत पर बांटा गया। फिर है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 की बेस कही गई है। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत पे क्या हुआ था कि जैसे पाकिस्तान की मांग संबंधी हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, कैबिनेट मिशन योजना हो गया, आज़ाद हिंद फौज हो गया, फिर उसके बाद में अंतरिम सरकार संबंधी, फिर माउंटबेटन की वो योजनाएं चलती थी, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बेस का, और उसके बाद में भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद का भारत क्या है, और नवीन क्रियाकलाप एवं संबंधित संगठन और संबंधित अन्य पहलू, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिकों से पूछते हुए दिखता है। फिर उसके बाद में अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए खास तौर पे तो ये सिलेबस स्टेट पीएससी का है, तब स्टेट का भी क्या कर लेता है यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी संबंधी टॉपिक है, इसके साथ साथ में इंक्लूड कर लेता है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के उत्तराखंड के संबंधी यहाँ पर यहाँ का हिस्ट्री क्या है और उत्तराखंड का कल्चर क्या है वो चीज़ हो गया। फिर उत्तराखंड के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल संबंधी हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल संबंधी हो गया। फिर उसके बाद में उत्तराखंड की प्राचीन जो जनजातियाँ यहाँ पर आ जाती है क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक है। फिर है कुनिंद एवं योधैर्य जो वंश था इनका हो गया। फिर कार्तिकेयपुर राजवंश, जैसा आप पढ़ते होंगे कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, वसंत देव था, ऐसे करके एटसेट्रा जो, ठीक है। फिर कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, कत्यूरी राजवंशों का जो भी आपको मिलता है। फिर गढ़वाल का परमार राजवंश और कुमाऊं का चंद राजवंश। और उसके बाद में गोरखा आक्रमण एवं शासन संबंधी टॉपिकें हैं। फिर ब्रिटिश शासन हो गया, फिर टिहरी रियासत हो गया जिससे नई टिहरी कहा जाता है। 1949 के अंतर्गत पर नई टिहरी बनी थी आज जैसे कि आप जानते हैं। और उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष हो गया 1857 एवं उत्तराखंड हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का क्या योगदान है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 एवं उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का क्या योगदान था, यहाँ के लोगों का क्या योगदान था वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो जन आंदोलन है एटसेट्रा कुछ जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री और कल्चर बेस से संबंधित जो टॉपिक हैं तो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। देखिए फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पे मैंने टॉपिकों के लिए बात करी थी। यहाँ पे सबसे फर्स्ट यूनिट है प्रागैतिहासिक काल की बात कही गई। फिर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पे गुप्त साम्राज्य। फिर उसके बाद में यहाँ पर भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, फिर मुगल साम्राज्य कैसे हुआ, फिर यूरोपीय आगमन संबंधी एटसेट्रा जो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी टॉपिक है इसमें मैंने पहले बात कर चुका। जैसे ये टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधी, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपको रणनीति बनानी है कि सिलेबस बेस में एग्जामिनर ने क्या पूछा। आप इस इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को बार बार सुनिए और पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए एग्जाम प्री के अंतर्गत पे हिस्ट्री से और कल्चर से पूछने की बात कही गई, ठीक है। फिर उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड का हिस्ट्री और कल्चर जो बेस है उसके अंतर्गत पे टॉपिक है, आप समझ गए होंगे। देखिए अब बात आती है ज्योग्राफी के लिए। देखिए इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दो टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूनिट सेकंड के अंतर्गत पर, ठीक है, जहाँ के अंतर्गत पे विविध जो शाखाएं इसके अंतर्गत पर आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। अब देखिए अर्थ बेस की बात कही गई और सौरमंडल हो गया, पृथ्वी एवं सौरमंडल। फिर है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखाएं कैसे कैसे मापन किया जाता है। फिर टाइम संबंधी टाइम जोन क्या है, परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण ग्रहण संबंधी हो गया। फिर ग्रहण जो भी चीज़ लगता है, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो चीज़ें होती है। फिर हो गया महाद्वीप के अंतर्गत पे कॉन्टिनेंट क्या चीज़ है। फिर पर्वत हो गया, पठार होगी, मैदान हो गया, जलमंडल हो गया, झीलें एवं चट्टान संबंधी, वायुमंडल की परतें होगी, संरचना हो गया और सौरताप। फिर है आर्द्रता और महासागरीय नितल की बनावटें कैसी होती है। देखिए जब आप देखते होंगे कि इसके अंतर्गत पे महासागरीय नितल की बनावटें कैसी होती है आपने टॉपिक में पढ़ा होगा, ठीक है। माजिद हुसैन की आप ले लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरे टॉपिक उसमें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और उसके बाद में धाराएं की बात कही गई। फिर है ज्वार भाटा संबंधी। फिर है तापमान एवं खारापन हो गया। और उसके बाद में कृषि, पौधे, जंतु और पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग हो गया, जनसंख्या होगी, प्रजातियां एवं जनजातियां होगी, प्रवास हो गया, परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं होगी, पर्यावरण एवं विश्व व्यापार हो गया, क्षेत्रीय आर्थिक गुट हो गया और भौगोलिक शब्दावली जो चीज़ें होती है एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे पहलू।
देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो टॉपिक है इंक्लूड करी गई है एग्जामिनर के द्वारा, आप ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा आपने, मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसमें, नहीं तो और वीडियो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाता है। आप इन टॉपिकों को देखिए, फिर उसके बाद में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंडियन ज्योग्राफी से आप कंपेरिजन कीजिए, ठीक है, टॉपिकों का। जैसे यहाँ पर आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएँ, सबसे पहले आप बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें तो हम इंडिया का वर्ल्ड के अंतर्गत पे नेशनल जो एटसेट्रा कंट्रीज़ हैं किन से बॉर्डर लगती है। अब वैसे भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड का किन किन राज्यों से बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड का किस देश से बॉर्डर लगता है, तो ऐसे करके टॉपिक एग्जामिनर यहाँ पर पूछ लेता है। अब आप समझेंगे जब आप माजिद हुसैन की बुक ले लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए और इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो पूरा टॉपिक है वहाँ पर है। और उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है भौगोलिक परिचय संबंधी, फिर है ऊंचावच एवं संरचना संबंधी, मतलब ऊंचावच क्या चीज़ है, यहाँ पर संरचना बेस क्या है, फिर यहाँ पे क्लाइमेट जलवायु संबंधी क्या है, अपवाह प्रणाली क्या है, फिर वनस्पति हो गया, पौधे जंतु पशुपालन, मिट्टी जल संसाधन हो गया, सिंचाई बिजली कृषि खनिज और उद्योग और जनसंख्या एवं नगरीकरण, परिवहन, और उसके बाद में संचार हो गया, संचार तंत्र संबंधी क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, इसके अंतर्गत पे जो वर्ल्ड बेस के अंतर्गत पे ट्रेड चलता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, कौन कौन से कास्ट और बेस के अंतर्गत पे रहते हैं, यहाँ पर सामाजिक पारिस्थितिक क्या है, और अधिवास एवं प्रदूषण और संबंधी एटसेट्रा यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंडियन ज्योग्राफी से जब आप कंपेरिजन करते हैं तो टॉपिक है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मतलब एक ईजिली रूप से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, नहीं तो सिलेबस क्या हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। देखिए उत्तराखंड की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो उत्तराखंड, देखिए सबसे पहले तो अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पीएससी में खास तौर पे क्या करता है, वर्ल्ड हो गया, फिर इंडियन हो गया, फिर उस स्टेट की बात करता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब आप यूपीएससी बेस करते हैं तो उसके बाद में या तो वर्ल्ड की बात करता है या इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पे स्टेट बेस ऑटोमेटिकली रूप से इंक्लूड कर देता है, ठीक है। अब देखेंगे उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत पे तो भौगोलिक अवस्थिति, देखिए अदर स्टेटों की अपेक्षा उत्तराखंड का जो भौगोलिक अवस्थिति है किस रूप से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देता है, किस प्रकार का है उसकी बात कही जाती है। फिर भू आकृति और संरचना, जैसे उत्तराखंड के भूगोल ज्योग्राफी की बात करें तो इसके आकृति क्या है, आयताकार है, आयताकार, जैसे कि आप देखते हैं ना मैप पर, जब आप स्टडी करते होंगे तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ के जलवायु बेस क्या है, फिर जल प्रवाह तंत्र उत्तराखंड क्या क्या है, उत्तराखंड की वनस्पति क्या है, यहाँ पे सिंचाई इरिगेशन संबंधी क्या चीज़ें चलती हैं, किस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई किया जाता है, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे कम यूज़ कुओं का किया जाता है, या ये चीज़ें होती ज़्यादा सिंचाई के लिए नहरों या गुलों का प्रयोग किया जाता है, और एटसेट्रा बहुत चीज़ें यहाँ पर। फिर उसके बाद में मुख्य नगर कौन कौन से हैं इनकी बात कही जाती है। पर्यटन स्थल उत्तराखंड के अंतर्गत पे जैसे कि आप देखते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के अंतर्गत पे अलग अलग 20 जिलों के अंतर्गत पे पर्यटन के लिए बहुत सारी जगह हैं, और वैसे तो पर जिले उत्तराखंड के स्टेट के अंतर्गत पे पर जिले के अंतर्गत पे पर्यटन स्थल है, ठीक है। जनसंख्या होगी, फिर उसके बाद में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उत्तराखंड के अंतर्गत पे किस बेस में रहते हैं, उनको कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बेस, परिवहन संबंधी क्या चीज़ें हैं, फिर यहाँ पर ऊर्जा संसाधन क्या चीज़ें हैं, और औद्योगिक विकास का क्या क्रम है। जैसे सिडकुल है उत्तराखंड के अंतर्गत पे, खासतौर पर उधम सिंह नगर जिलों के अंतर्गत पे रुद्रपुर एटसेट्रा, सितारगंज एटसेट्रा बहुत चीज़ें जो निकल के आती हैं। तो यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं तो उनका समाज पे क्या प्रभाव दिखाई देता है, कैसे निकल के आता है, तो एग्जामिनर वैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड पीएससी बेस के अंतर्गत पे अपर पीसीएस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, और उत्तराखंड ज्योग्राफी के टॉपिकों को हमने सॉल्टी रूप से समझ लिया होगा। देखिए यूनिट थर्ड बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर है भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी। देखिए टॉपिक को देखिए नेशनल बेस की बात करें, सबसे पहले उत्तराखंड के राष्ट्र के अंतर्गत पे संसदीय प्रणाली क्या है, ठीक है ना, भारत का संसद कैसे काम करता है, लोकसभा राज्यसभा आप जानते हैं जैसे, तो इनके कार्य करने की क्या प्रणाली है। फिर गठबंधन की क्या राजनीति है, गठबंधन संबंधी जो चीज़ें हैं उनकी क्या राजनीति है, एक टॉपिक है इसके अंतर्गत पे। क्षेत्रवाद, जातिवाद हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, आतंकवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया। अब इसका सबसे पहले आप डेफिनेशन याद कीजिए कि क्षेत्रवाद किसे कहा जाता है, या जातिवाद किसे कहा जाता है, सांप्रदायिकतावाद किसे कहा जाता है, या आतंकवाद किसे कहा जाता है, नक्सलवाद या उग्रवाद, बहुत चीज़ें निकल के आती हैं। आप कोई टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पे लक्ष्मी कांता में मिल जाएगा, और ये थोड़े से टॉपिक और बुकों पर भी है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, नहीं तो छोटी टॉपिक है तो आप गूगल करके भी इसके नोट्स बना सकते हैं। फोर्थ नंबर की बात करेंगे, और थोड़ा सा एनसीईआरटी को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक वैसे एनसीईआरटी में आपको सब मिल जाना है 6 से लेकर 12 तक वाले में। फिर बाद में कभी मैं बात करूंगा कि कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अभी केवल सिलेबस देख लो कि किन टॉपिकों को हमें पढ़ना है,
सबसे पहले। फोर्थ नंबर की बात करें तो कल्याण की बात कहेंगे तो जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और ओबीसी बेस के अंतर्गत पर जो चीज़ आता है तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पर क्या चीज़ें व्यवस्था की गई हैं और इनके लिए कानूनी दायरा क्या है, लॉ क्या चीज़ प्रकार से काम करता है और संस्थागत व्यवस्था क्या है, मतलब कोई एनजीओ बेस कैसे कार्य करती है इसके अंतर्गत पे और इनकी प्रक्रियाएं क्या और प्रभाव के संदर्भ में टॉपिकों को भी जोड़ दिया जाता है। 5 नंबर की बात करें तो लिंग राजनीति कहलाता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो लिंग के आधार पर समानता, जैसे मेल फीमेल के अंतर्गत पे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या खासतौर पर तो लिंग की बात करें तो मतलब जेंडर बेस के अंतर्गत पे तो मेल या फीमेल की यहाँ पर बात करता है। तो समानता बेस के अंतर्गत पे मेल फीमेल में क्या है, रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे क्या है, अधिकारिता के अंतर्गत पे क्या है, कल्याण और सुरक्षा बेस के अंतर्गत पे क्या है और सुरक्षा के क्या उपाय हैं। ठीक है, जैसे जेंडर बेस के अंतर्गत पे सुरक्षा के लिए, जैसे फीमेल है तो उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या उपाय किया गया, बहुत चीज़ें इसमें आ जाती हैं। 6 नंबर का टॉपिक है भारत में चुनाव सुधार। भारत के अंतर्गत पे चुनाव के लिए क्या क्या सुधार किए जाने हैं उन चीज़ों की बात कही गई। 7 नंबर का टॉपिक है इसके अंतर्गत पे शासन, क्या चीज़ है, शासन की बात कही, गवर्नेंस की बात कही गई है। संस्थान बेस के अंतर्गत पे और प्रक्रिया, एम लक्ष्मीकांता क्या है, गवर्नेंस बेस के अंतर्गत पे आप वो बुक ले लीजिएगा, आपको ये टॉपिक है उसमें मिल जानी है, मैं बुक भी बता दे रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, फिर 8वें नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय एकता हो गया। फिर 9 नंबर की बात करें तो भारत की नाभिकीय नीति। ठीक है, पहले मैंने वैसे इन टॉपिकों को तो डिस्कस किया हुआ है जब 2021 में नोटिफिकेशन का अपडेट था, लेकिन अभी आप वापस देख लीजिएगा, न्यू बिगनर जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन टॉपिकों को समझने के लिए रिवीजन हो जाएगा वापस। ठीक है, फिर है भारत की नाभिकीय नीति क्या है, न्यूक्लियर जो नीतियाँ यहाँ पर इसके अंतर्गत पाए हैं तो उनमें बात करी गई। 10वें नंबर का है पर्यावरणीय समस्याएं। देखिए इन्वायरमेंटल बेस के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं आए दिन बढ़ती हुई जा रही हैं, जैसे ही डेवलप्ड होते जा रहा है वैसे जो इन्वायरमेंटल बेस के अंतर्गत में समस्याएं वैसे वो बढ़ते हुए जा रही है। तो कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं, कुछ टॉपिक है यहाँ से इंक्लूड हो जाता है। 11 नंबर का टॉपिक है आर्थिक और वित्तीय सुधार संबंधी, जैसे यहाँ पर उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, जैसे एलपीजी हो गया और राजनीति तथा शासन पर इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, आयोजना तंत्र क्या हो गया और आयोजना की प्रक्रिया क्या होगी और बैंकिंग क्षेत्र क्या हो गया, जैसे आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, आईडीबीआई एटसेट्रा इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, फिर है 12वें नंबर का भारत में संस्थागत सुधार, अर्थात हो गया इसके अंतर्गत पे MNREGA। ठीक है, फिर महात्मा गांधी नरेगा जो चलता है उसके बाद है NRHM जो चलता था, आपने पहले एक बार सुना भी होगा NRHM घोटाला एटसेट्रा। तो आपको ये टॉपिक है अगर कहीं बुक्स पर नहीं मिलता है तो आप गूगल करके इसके नोट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद में हो गया JNNURM करके। ठीक है, फिर आदि सार्वजनिक निजी भागीदारी हो गया, PPP हो गया, जिसके अंतर्गत पे क्या कहा जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस के अंतर्गत पे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तरीके संबंधी क्या चीज़ें हैं इसमें बात है। फिर 13वें नंबर का टॉपिक है देश की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की क्या भागीदारी होनी चाहिए, क्या है, देश की राजनीति के अंतर्गत पे और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों की, देश के नागरिकों का मतलब जो देश के अंतर्गत पे रहने वाले वो देश के क्या नागरिक हैं, उनका देश की राजनीति में और देश के प्रशासन के अंतर्गत पे किस प्रकार से भागीदारी है, इनकी चर्चाएँ। 14 नंबर का है 14वें नंबर का है सिविल सोसाइटी बेस का टॉपिक है। ठीक है, फिर 15 नंबर का है लोकपाल और लोकायुक्तों का। अगर आपको ये टॉपिक कहीं नहीं मिलती, वैसे एम लक्ष्मीकांता में सब टॉपिक हैं, अगर नहीं मिलती हैं तो आप क्या करिएगा, गूगल करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिकों का नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टली पीएससी बेस में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे पहलुएं आ जाती है। फिर इंटरनेशनल बेस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन हो गया और इंटरनेशनल जैसे यूनियन होता है ट्रेड एटसेट्रा के लिए यहाँ पर कार्य करती हैं, उनके लिए दूसरे नंबर का टॉपिक है। फिर 3rd नंबर का है वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्या, मतलब वैश्विक मतलब इंटरनेशनल ग्लोबल स्तर के अंतर्गत राज्य की, स्टेट की बात नहीं कर रहा है या नेशनल कंट्रीज की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर बात करी गई है वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं क्या चीज़ें किस प्रकार से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं। 4th नंबर की बात करें तो सार्क हो गया, आसियान हो गया, साप्टा हो गया, अन्य क्षेत्रीय जैसे यूनियन हो गया। ठीक है ना, सार्क का मतलब हो गया साउथ एशियन एंड एसोसिएशन करके एटसेट्रा इस करके निकलता है। आसियान हो गया एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है ना, ऐसे हो गया। सार्क तो कंट्रीज है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर हो गया। फिर साप्टा एटसेट्रा यहाँ पर टॉपिक है, बीच में जुड़ जाती हैं। फिर 5 नंबर की बात करेंगे तो विश्व के बड़े मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण, सॉरी विश्व के जो बड़े बड़े मुद्दे निकल के आते हैं तो उनमें भारत का दृष्टिकोण, भारत उसमें किस प्रकार से अपना रिएक्शन करते हुए या रिएक्ट करते हुए दिखाई देता है, उसकी बात कही जाती है। और उसके बाद की बात करें तो जैसे इसके अंतर्गत में मानवाधिकार के अंतर्गत में वैश्विकता की बात करेंगे और उसके बाद की बात करें तो निरशस्त्रीकरण की बात हो जाती है। 6 नंबर की बात करें तो ब्रिक्स हो गया, जैसे ब्रिक्स क्या होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका जिसको कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका बाद में जुड़ा था, ठीक है ना। और भारत में इसका क्या महत्व है, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, क्योंकि ब्रिक्स
के अंतर्गत पर ही क्या आता है, इंडिया कंट्री इंक्लूड है, तो बहुत सारी टॉपिक हो जाती है। तो जब आप दोनों कंपेरिजन करेंगे ट्रेड संबंधी एटसेट्रा संबंधी, तो क्यों ब्रिक्स बनाया गया था, जब आप चर्चा करेंगे देखेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाना है यहाँ पे। फिर उसके बाद की बात करें तो इंडिया, भारत का संविधान हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत की बात करें तो भारत में संविधानात्मक विकास किस प्रकार से काम कर रहा है। फिर है संवैधानिक जो असेंबली है, पार्लियामेंट बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पे चलता है। फिर इसकी उद्देश्य का क्या है, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, किस प्रकार से, एम लक्ष्मीकांता में सभी टॉपिक हैं। इसके विभिन्न भाग क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, गवर्नेंस की भी जब आप किताबें लोगे तो आपको भी इसके अंतर्गत तो पूरा मिल जाएगा। फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया और सिद्धांतों और सहित संबंधी हो गया। 5 नंबर की बात करें तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक अधिकार हैं, क्या हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते होंगे मौलिक अधिकारों की बात करें तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध धार्मिक सांस्कृतिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे उनका 14 से 18 एटसेट्रा, 14 से लेकर 32 तक सारे मौलिक अधिकारों की बात करी गई। फिर है मौलिक कर्तव्य कि देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। फिर 6 नंबर की बात करेंगे तो संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। देखिए जो भी इंडियन बेस के अंतर्गत में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन किया गया तो उनका संशोधन संबंधी प्रणाली, ये भी आपको एम लक्ष्मीकांता में मिल जाना है और एनसीईआरटी बेसों में। और भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली, देखिए संघ, भारत एक संघीय देश है, तो भारत में जो शासन की संघीय प्रणाली और संसदीय जो प्रणाली चलता है तो कैसे हुआ करता है, तो उसके बीच में थोड़ा सा टॉपिक आ जाती है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। फिर देखिए 9 नंबर का है संसदीय जो समिति की बात करें, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत में यहाँ पर संसदीय समिति, संसद पार्लियामेंट समिति बनाई गई है। जैसे लोक लेखा समिति क्यों बनाया गया, आकलन समिति और संयुक्त संसदीय समिति, डायरेक्टली टॉपिक पूछा गया। फिर 10वें नंबर का है संवैधानिक निकाय, जैसे संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पर निकाय हैं, इलेक्शन करवाने के लिए चुनाव आयोग हो गया, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण जिसको कैग कहा जाता है, सीएजी कहा जाता है, ठीक है ना, तो इनकी बात कही गई है, डायरेक्टली पूछा गया आपको। और 11 नंबर का जो टॉपिक है न्यायपालिका है, इसके अंतर्गत पे उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय, जैसे उच्चतम न्यायालय हो गया, इसके अंतर्गत पे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय की बात करें तो हाई कोर्ट। सबसे पहले बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप कहाँ पर जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। राज्य के अंतर्गत पर जब आपका वो केस फिर और आगे बढ़ता है, सॉल्व नहीं हो पाता, तो आप क्या करते हैं, अपील करते हैं, कहाँ पर, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे जो न्यायपालिका की जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं तो उन सीढ़ियों को फॉलो करना होता है, ठीक है। एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे पहले में इंक्लूड की गई है। फिर उसके बाद में भारतीय राजनीति की बात करेंगे तो संघीय कार्यपालिका हो गया, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत में जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके अंतर्गत पे उसके मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, सचिवालय हो गया जिसके अंतर बात आता है, फिर केंद्र की सचिवालय आएगी, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय आ गया। अगर ये बात करेंगे तो ये टॉपिक आपको खास तौर पे मिल जाएगा थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बुक में, और पॉलिटिकल साइंस में तो एम लक्ष्मीकांता में तो पर टॉपिकों को तोड़ के प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो आपको इन किताबों में मिल जाएगा। और उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो राज्य की जो कार्यपालिका चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत पर देखिए एक बार संघ की बात करता है, भारत संघ है ना, संघ जिसके अंतर्गत पर 28 स्टेट और 9 यूटी की बात कही जाती है, मतलब ऐसे है, तो उसको संघीय कार्यपालिका की बात कही गई। फिर उसके बाद में जैसे अब राज्य की बात करें तो राज्य के अंतर्गत प्रत्येक राज्यों में क्या प्रोविज़न होना चाहिए, राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक मुख्यमंत्री होगा, तो मुख्यमंत्री के अंतर्गत पर मुख्यमंत्री परिषद होगा, राज्य के अंतर्गत पर राज्य सचिवालय होगा, फिर उसके बाद में मुख्य सचिवालय होगा, जिले के अंतर्गत में इनके हेड होंगे, एटसेट्रा आप चीज़ देखते होंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। 3rd नंबर की बात करें तो भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं, देखिए भारत के अंतर्गत पे देखिए क्या चलता है, एक तो संसद चलता है और प्रत्येक राज्यों के अंतर्गत पे क्या होती, विधानसभाएं चलती हैं। तो उनके लिए टॉपिक है विधानसभा में कौन बैठते हैं, संसद के अंतर्गत पे कौन बैठते हैं, आप जानते हैं। और उसके बाद में 4th नंबर की बात करें तो चुनाव तंत्र और प्रक्रियाएं, देखिए चुनाव तंत्र की क्या प्रक्रिया चलती है इसकी बात कही जाएगी। 5 नंबर का टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह, आखिर भारत के अंतर्गत पे कितनी राजनीतिक दल है या क्षेत्रीय दलों की बात की जाती है, और उसके अंतर्गत पे दबाव समूह क्या क्या डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है, कहाँ से दबाव समूह की उत्पत्ति हुई, क्या चीज़ें हुई। 6 नंबर का है राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के संबंध, राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों मतलब इंडियन बेस के अंतर्गत पे थोड़ा सा ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस के टॉपिक है और साथ में पॉलिटिकल सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है। राजनीतिज्ञों और सरकारी सेवकों के क्या संबंध होता है, मतलब पॉलिटिशियन बेस के अंतर्गत पे और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पे होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे आप जानते होंगे कि जो भी
भी मंत्री या मंत्रिमंडल जो क्या चीज़ करता है, किसी कानून को बनवाता है तो उसके बाद में आगे को उसको लागू करवाने का काम या एटसेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं ये किसको दिया जाता है, आगे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पे बढ़ जाता है। कभी बात करेंगे डीपली, अभी इतना है नहीं इसमें। 7 नंबर की बात करेंगे तो भारत में राजनीतिक और संस्कृति का विकास। देखिए भारत के अंतर्गत पे राजनीतिक संस्कृति का विकास डेवलप्ड कैसे हुआ ये बात आ जाता है। 8वें नंबर की बात करें तो राजनीतिक सामाजिकरण की जो एजेंसियां हैं उनकी बात कही गई है। 9 नंबर की बात करें तो भारत में प्रशासनिक प्रणाली और का मूल्यांकन और कैसे विकास हुआ इसकी बात कही जाती है। देखिए भारत में प्रशासनिक प्रणाली इंडिया बेस के अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस क्या चीज़ करता है, सारा ये आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बुक ले लीजिए और उसके अंतर्गत पर सब ये टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हम लक्ष्मीकांता में है और उसके बाद में नहीं मिलता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक ले लीजिए, उसमें टॉपिक है भारत में प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और कैसे इसका विकास हुआ। 10वें नंबर का टॉपिक है भारत में राज्यों का पुनर्गठन, कैसे भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। जैसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश है, जिसके 3 कैपिटल हैं अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। तो ऐसी भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया तो कैसे किया गया, कौन पहले बना, तो उनके बारे में बात कही गई। 11 नंबर के टॉपिक की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों और क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए राज्य के अंतर्गत पर संघ में प्रशासन की क्या स्थिति है और स्टेट के अंतर्गत पे क्या है और क्षेत्र के अंतर्गत पे प्रशासन कैसे कार्य करता है उनकी बात करिए। फिर देखिए 12वें नंबर का है प्रशासनिक सुधार। जैसे बहुत सारी प्रशासनिक सुधार आयोगें बनाई गई है, ये टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। और 13वें नंबर का है जिला प्रशासन, जिले के अंतर्गत पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस कैसे काम करता है। फिर उसके बाद में उससे संबंधित यहाँ पर पहलुएं आ जाती हैं। देखिए अगर बात करेंगे तो उसके बाद में पंचायती राज संबंधी है, जैसे स्थानीय शासन है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम लाया गया था तो इसके अंतर्गत पर जो विषय इंक्लूड की गई थी, आपने देखा भी होगा कि 29 और 18 संबंधी यहाँ पर स्थानीय जो शासन संबंधी जो लाया गया था 73वां संविधान संशोधन और 74वां, तो उनमें भी हम कभी डीपली बात करेंगे, अभी बस इतना देख लो। फिर है राज्य वित्त आयोग, और राज्य के अंतर्गत पे वित्त आयोग कैसे फाइनेंस जो कमीशन बेस के अंतर्गत पे कैसे कार्य करता है, ठीक है। और उसके कार्य की और उसकी भूमिका संबंधी क्या चीज़ है, मतलब राज्य के अंदर बनाया तो बनाया, क्यों बनाया गया, और वर्क करता है तो क्यों कार्य करता है, ठीक है, और कैसे कार्य करता है और कैसे इसके पास में शक्तियाँ जो चीज़ दी गई हैं इसमें बात हो जाता है। 3rd नंबर में है स्थानीय निकायों को अधिकार देना। जो स्थानीय बेस के अंतर्गत पे निकाय हैं उनको कैसे हम क्या देते हैं, अधिकार देते हैं, इनकी बात कही जाती है। फिर 4th नंबर का टॉपिक है भारत में स्थानीय निकायों का स्वरूप क्या होता है। जैसे नगर निगम हो गया, फिर उसके बाद में नगर परिषद हो गया, फिर नगर पंचायत होगी, ग्राम पंचायतें होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि नगर निगम क्या होता है कि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है तो नगर निगम आ जाता है। ग्रामीण के अंतर्गत पे 90,000 से अगर अधिक जनसंख्या तो नगर निगम, वैसी नगर परिषद हो गया, फिर नगर पंचायत हो गया, ठीक है। अलग अलग पॉपुलेशन इसके अंतर्गत पे बटा रहता है कि जितना पॉपुलेशन बेस के अंतर्गत पता तो ये टॉपिक होगी। नगर पंचायतें आ गई, फिर उसके बाद में ग्राम पंचायतें होगी और पंचायत समितियां होगी और जिला परिषद है इसके अंतर्गत पे टॉपिक हो गया, और एटसेट्रा पहलू इसके अंतर्गत पर और जुड़ जाता है। देखिए फिर यही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत का टॉपिक है। अगर सुशासन की बात करें तो एक सुशासन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और सिटीजन चार्टर क्या है, ई गवर्नेंस बेस के अंतर्गत पे क्या टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है करप्शन का निवारण कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार का निवारण कैसे होगा, लोकपाल और लोकायुक्त की टॉपिक है। फिर 3rd नंबर का टॉपिक है सूचना का अधिकार, 4th नंबर का शिक्षा का अधिकार, 5 नंबर का सेवा का अधिकार, एटसेट्रा। इसके अंतर्गत पे जो राइट्स बेस की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। फिर जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत जो ये राइटों की बात कही गई है उनमें टॉपिक आ जाती है। फिर बात करेंगे कि अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं, जैसे अधिकारों से आपके राइट से संबंधित जो मुद्दे आ जाते हैं, तो जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जैसे मैंने कहा कि 14 से लेकर 32 तक बांटा गया है, प्रत्येक मौलिक अधिकारों की बात करी गई है, कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, क्यों हटाया गया, उनके लिए भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। फिर जैसे दूसरा टॉपिक है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की बात। 3rd नंबर की बात करें तो भारत में शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मुद्दे हो गए, और महिला और बाल तथा बुजुर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलू हो जाती हैं। फिर जब हम इंडियन बेस के अंतर्गत पे या वर्ल्ड बेस के अंतर्गत पे पॉलिटिकल साइंस का पूरा रियलाइज़ कर लेते हैं या देख लेते हैं, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नेंस बेस संबंधी होता है। तो उत्तराखंड की जो राज्य व्यवस्था संबंधी है उनके टॉपिक भी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे शासन प्रणाली क्या है, राज्य के अंतर्गत पर राज्यपाल क्या है, राज्य उत्तराखंड की विधायिका क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद
क्या है, केंद्र राज्य संबंध क्या है, लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग कैसे कार्य करता है, लेखा परीक्षण क्या है, महान्यायवादी क्या है, अटॉर्नी जनरल जिसको कहा जाता है, उच्च न्यायालय क्या है और उनका अधिकार क्षेत्र कितना होता है। फिर हो गया अल्पसंख्यक हो गया, फिर जैसे यहाँ पे इसके अंतर्गत पे और शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित प्रावधान क्या किया गया है। फिर राजभाषा क्या है, राज्य के अंतर्गत पे विशेष राज्य के चयन के मापदंड क्या क्या चीज़ें हैं। फिर संचित निधि एवं आकस्मिक निधि संबंधी क्या चीज़ें हैं, और राजनीतिक दल एवं निर्वाचन, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज हो गया, और सामुदायिक विकास और लोक नीति अधिकार संबंधी मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार, विकास एटसेट्रा यहाँ पाया जाता है। जैसे सुशासन हो गया, जिसके अंतर्गत पे सुशासन का मतलब सु प्लस शासन, दो शब्दों से बना ना, मतलब एक अच्छे शासन की जब हम बात करते हैं तो एक सुशासन कब सुशासन बनेगा, जब इसके अंतर्गत पे क्या किया गया, जैसे भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त और सिटीजन चार्टर हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, समाधान योजना, अन्य संबंधित जो चीज़ें, तो सुशासन का निर्माण होता है। जब हम अगर डीपली कभी टॉपिकों की बात करेंगे तो तब इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप समझ गए होंगे, 3 यूनिटों में हमने बात कर दी है। 4th नंबर का जो यूनिट है इसके अंतर्गत पे फर्स्ट के अंतर्गत पे आपने देखा होगा कि इतिहास संबंधी और कल्चर संबंधी, हिस्ट्री और कल्चर संबंधी हो गया। दूसरे के अंतर्गत पे हमने ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडियन और उत्तराखंड ज्योग्राफी। थर्ड के अंतर्गत पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी, गवर्नेंस से संबंधी टॉपिक है यहाँ पर जुड़ जाती है। 4th नंबर के यूनिट की बात करें तो देखिए इकोनॉमिक से बेस क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल। अगर नेशनल की बात करें तो जैसे आर्थिक नीति है, भारत में आर्थिक सुधार क्या क्या चीज़ किया गया है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। दूसरे नंबर का टॉपिक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे FDI कहते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो इसका क्या लाभ होता है, क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद में मुद्रास्फीति हो गया और समाहित प्रगति हो गया, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरणीय जो संरक्षण इसके अंतर्गत पर टॉपिक हो जाता है। थर्ड नंबर का है गरीबी हो गया, बेरोजगारी के उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम क्या चलाया गया है, मानव विकास सूचकांक है, SDI जिसको कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधी क्या चीज़, कब इंडेक्स में क्या चीज़ है, कौन आगे क्रम है, ये चीज़ें टॉपिक आ जाती हैं यहाँ पे। और 4th नंबर की बात करें तो जनगणना एवं भारत की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और आर्थिक विकास और जनसंख्या नगरीकरण से संबंधित मुद्दे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है। 5 नंबर का है केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है, मतलब बजट की डेफिनेशन क्या है, बजट की उत्पत्ति कब हुई, कौन सा बजट कब शुरू किया गया, मतलब क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पे निकाला जा रही, तो सारा बजट के टॉपिक हो जाते हैं। थोड़ा सा करंट के ज़्यादा पूछ लेते हैं। 6 नंबर की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। देखिए भारत की जो इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की अन्य देशों से कंपैरिजन करके विशेषताएं, क्या विशेषताएं होता है ना, किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए क्या किया जाता है, किसी से कंपैरिजन किया जाता है तो अन्य कंट्रियों से किया जाएगा, तो इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत पे तो आप इकोनॉमी जो देखेंगे तो उसी बेस में यहाँ पर टॉपिक में भी आ जाएंगी। 7 नंबर की बात करेंगे तो भारत के प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, उद्योग योजनाएं होगी एवं परियोजनाएं तथा आर्थिक विकास की दशा में भारत के प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, उद्योग हो गया, योजनाएं होगी एवं परियोजनाएं तथा आर्थिक विकास की दिशा में। देखिए योजना संबंधी जो टॉपिक होती है तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, आप ध्यान दीजिए कि कौन सी योजना किस चीज़ के लिए लागू किया गया। 8 नंबर की बात करें तो कर सुधार और बैंकिंग व्यवस्था से है। 9 नंबर की बात करें तो योजनागत विकास संबंधी हो गया। 10 नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद, और 11 नंबर की बात करें तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय मापने की क्या पद्धति होती है, आप जैसे कि जानते हैं। 12 नंबर की बात करें तो भारतीय कृषि संबंधी हो गया, जिसके अंतर्गत पे कृषि उत्पादकता, पशुधन, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न मूल्य हो गया, बफर स्टॉक हो गया, कृषि नीति होगी, कृषि हो गया, और बीज बीमा योजना क्या है। 13 नंबर का है भारतीय वित्तीय हो गया, मुद्रा हो गया, पूंजी हो गया, और प्रतिभूति बाजार। ठीक है। फिर है 14वें नंबर का टॉपिक है बीमा क्षेत्र हो गया, कर संरचना होगी, लोक वित्तीय एवं राजकोषीय नीति यहाँ पर आ जाता है। 15वें नंबर की बात करें तो अवधारणा है यहाँ पर व्यावर्तीय योजना हो गया, स्वीट शेयर हो गया, हवाला हो गया, गिल्ट एवं बाजार हो गया, काला बाजार और काला धन एटसेट्रा है। फिर 16 नंबर का टॉपिक है संबंधी इनसे पहलू यहाँ पर आ जाता है। जब उसके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेड संबंधी बात करें, जैसे यूनियन की बात, जैसे विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में IMF कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सार्क हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, सार्क कंट्री जिसको कहा जाता है। इससे पहले भी मैंने बात करी थी पिछले टॉपिक में, थोड़ा सा देखना वहाँ पे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान कहा जाता है, ठीक है। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहा जाता है जिसको। फिर उसके बाद में दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार हो गया जिसको साप्टा कहा जाता है। फिर ब्रिक्स हो गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में जुड़ा था साउथ अफ्रीका कंट्री 2010 में। ठीक है। ओपेक कंट्री है, गल्फ कंट्री भी इसके अंतर्गत पे तेल कंट्रियों का यूनियन है, और इससे संबंधित अन्य जो यूनियन है, बहुत सारे यूनियन बन गए, उनको भी पढ़ लेना, बस इतनों को ही ध्यान में मत रखना। ठीक है।
और दूसरे नंबर का टॉपिक है पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह हो गया, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत पे। फिर है थर्ड नंबर का विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, FER जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग जो एक्ट है, क्यों किस प्रकार से हुआ करता है या क्या चीज़ें। फिर आ जाता है फोर्थ नंबर की बात करें तो विश्व मानव सूचकांक। 5 नंबर का इसे परिभाषित शब्दावली, बहुत सारी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो पूछ लेगा, एटसेट्रा पहलू कहा गया। अब जैसे हम उत्तराखंड के अंतर्गत पाते हैं तो जब इसका नोटिफिकेशन अपडेट होगा तो उसी साल बेस के अंतर्गत थोड़ा सा उस ईयर्स बेस के अंतर्गत पे अर्थव्यवस्था के बजट क्या इस प्रकार से हुआ कर रहा था, बजट की क्या विशेषता है, या प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन हो गया, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधी और उद्योग संबंधी टॉपिक है। और योजनाएं और परियोजनाएं, राज्य के अंतर्गत पे क्या योजनाएं चल रही, क्या परियोजनाएं चल रही, और कर संबंधी क्या है, और आर्थिक क्या सुधार किए गए, इनकी टॉपिकें होती हैं। फिर योजनागत किस प्रकार से विकास होता है राज्य के अंतर्गत पे, स्टेट के अंतर्गत पे, एग्रीकल्चर कृषि कैसे कार्य कर रहा है, पशुधन क्या है, खाद्यान्न क्या है, सुरक्षा संबंधी क्या, लोक वित्त फाइनेंस बेस के अंतर्गत पे क्या, राजकोषीय नीति क्या है, पॉपुलेशन जनगणना क्या है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसके अंतर्गत पे। फिर इसके अंतर्गत की पर्यटन बेस की बात में यहाँ पर क्या क्या जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, एवं यहाँ के कल्चर बेस के अंतर्गत का आर्थिक विकास में योगदान के एटसेट्रा यहाँ पर टॉपिक आ जाती है, ठीक है ना। जो अगर बात करेंगे तो जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे इकोनॉमिक्स बेस की टॉपिक हो जाती है, नेशनल इंटरनेशनल और स्टेट बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। 5 नंबर का जो यूनिट है तो साइंस और टेक का जो है सबसे पहले टॉपिक है, क्या चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। आप सबसे पहले दृष्टिका ले लेना, या और चीज़ें और बुक से भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाती है। और करंट अफेयर का डेली बनाते रहिए, अगर साइंस से टेक में कोई अपडेट होता है तो वही एग्जामिनर आने वाले टाइम में पूछ लेता है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सबसे पहले इतिहास और योगदान, सबसे पहले समसामयिकी, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि करंट अफेयर का पढ़ो, फिर उसके बाद में साइंस और टेक का नेशनल और इंटरनेशनल जो सम्मान मिलते हैं उनकी बात, फिर उसके बाद में इसके पुरस्कार क्या चीज़ मिलते हैं, खोज हो गया, अन्वेषण हो गया, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन क्या चीज़ें, सौर प्रौद्योगिकी हो गया, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और औषध के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन इसके अंतर्गत पे एटसेट्रा इत्यादि कह रहा है, इनके टॉपिक आ जाती हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास और योगदान, सबसे पहले करंट अफेयर समसामयिकी बेस में आ जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल जो सम्मान प्राइज़ मिलता है, उसके बाद में पुरस्कार संबंधी सम्मान और पुरस्कार हो गया, इसमें क्या रिसर्च किया गया, क्या अन्वेषण किया गया, विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, सौर प्रौद्योगिकी हो गया, मानव कल्याण, स्वास्थ्य और औषध के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, और पर्यावरणीय जागरूकता और प्राकृतिक जैव संसाधन इत्यादि यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो राज्य हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विषय कर अन्य संगठन हो गया, जैसे IUCN की लिस्ट जारी करता है, WWF हो गया, फिर उसके बाद में IPCC बेस के अंतर्गत WHO हो गया, फिर यूनेस्को की बात कही गई है, ठीक है। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ई गवर्नेंस इत्यादि टॉपिक आदि मतलब इसके अंतर्गत पर आ जाएगा। फिर है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, साथ में यहाँ पे इन्वायरमेंट भी इंक्लूड किया गया है। जब बात करेंगे तो पर्यावास हो गया, सामुदायिक पर्यावरणीय प्रणाली होगी, संरचनात्मक कार्य और अनुकूलन हो गया, वनस्पतियाँ एवं उनका वर्गीकरण हो गया, परंपरागत खेती होगी, वाणिज्य कृषि एवं कृषि का वाणिज्यिकीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन एवं उनका क्षेत्रीय वितरण हो गया, राज्य राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर कृषि समस्याएं होगी और कृषि विविधताएं इसके अंतर्गत पर टॉपिक आ जाता है। फिर बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन, मृदा जल वायु, वन हो गया, घास भूमि हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, समुद्री नवीकरण और गैर नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधनों की योजना और प्रबंधन, सब टॉपिक एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए उसके बाद में जैव विविधता का है, जोखिम और संरक्षण संबंधी आचार नीति और उपयोग। फिर उसके बाद में पर्यावरण संकट बेस के अंतर्गत पे जैसे वायु जल मृदा और अंतरिक्षीय प्रदूषण, नियम और अधिनियम, भूमंडलीय उष्णता, टॉपिक को ध्यानपूर्वक, क्या नियम बनाए गए, क्या अधिनियम इसके अंतर्गत पे है, भूमंडलीय उष्णता बेस क्या है इसके अंतर्गत पे। फिर बात करेंगे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, कारण और इसका क्या प्रभाव है। फिर है सुदूर संवेदन की अवधारणा और GIS अनुप्रयोग इसके साथ में। फिर है मौसम पूर्वानुमान, फिर है स्प्रेडशीट विस्तारण का अनुप्रयोग और आधार आंकड़ों का अनुप्रयोग इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। देखिए फिजिकल भौतिकी है, विज्ञान की बात करें जहाँ पर से कुछ टॉपिक आ जानी है। कंप्यूटर और सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत क्या है, मौलिक कंप्यूटर संगठन क्या है, वुलियन बीजगणितीय हो गया, लॉजिक गेट्स क्या है, समस्या समाधान
तकनीकें और कंप्यूटर भाषाएं, व्यापारिक आंकड़ा प्रक्रमण, आंकड़ा हो गया, संप्रेषण हो गया, और कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा, इंटरनेट और मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों का उपयोग, क्लाउड कंप्यूटिंग, पीसी का अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर पैकेज और साइबर अधिनियम के मूल तत्व इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर बात करेंगे पदार्थों और इसकी अवस्थाएं होगी, अम्ल, आधार, रूप और लवण तत्वों का उद्गम और वितरण, भारी और हल्का पानी हो गया और सघन पानी हो गया, शुद्धिकरण हो गया, बैटरियाँ होगी, ईंधन सेल हो गया, विनाशन हो गया, विखंडन और संलयन, समानता के तत्व हो गए, पॉलीमर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, लिपिड हो गया, हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गया, औषध हो गया और स्वास्थ्य देखभाल, डाइज हो गया और कॉस्मेटिक हो गया और खाद्य रसायन विज्ञान इसके अंतर्गत है। फिर देखिए यांत्रिकी पदार्थ की सामान्य विशेषताएं, तरंग गतिकी, ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें और उष्मा प्रकाश हो गया, क्लास 10th के साइंस की बुक में मिल जाता है। चुंबकत्व हो गया, विद्युत हो गया, परमाणु और नाभिकीय भौतिकी हो गया, खगोल विद्या होगी और अंतरिक्ष भौतिकी और एक्सरे हो गया और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत है। देखिए लाइव विज्ञान की बात करेंगे तो जीवन विज्ञान है, जिसके अंतर्गत में शाखाएं, योगदान, प्राकृतिक संसाधन और उनका प्रबंधन, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके हो गया, रक्षण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, देखभाल हो गया, आनुवांशिक रूप से अशोधित जीवधारी हो गया और भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन हो गया, पशुपालन हो गया, पादप और मानव कल्याण इत्यादि इसमें आता है। फिर है वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आदि में उनका क्या योगदान है, इससे इसके अंतर्गत पे यूनिट 5 के अंतर्गत पे टॉपिक इंक्लूड जाती है। यूनिट 5 के अंतर्गत में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले साइंस और टेक के नाम से पेपर होता है। फिर इसमें भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो गया, फिर पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी हो गया, फिजिकल साइंस भी इसके अंतर्गत तो भौतिकी विज्ञान आ जाता है, फिर जीव विज्ञान आ जाता है, फिर वैज्ञानिक परिभाषा यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। फिर देखिए यूनिट 6 की बात करेंगे तो यूनिट 6 जो चीज़ें हैं, यूनिट 6 के टॉपिक है यहाँ पे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसमें आ जाता है महाद्वीप एवं विश्व के देश हो गए, विश्व अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व के आश्चर्य, विश्व के धर्म, भारतीय राज्य, विश्व एवं भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखकें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फिर वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास हो गया, शिक्षा होगी, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, भारत में वरीयता अनुक्रम, विश्व और भारत के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख दर्रे, भारत के नृत्य, सांस्कृतिक संस्थान, संगीत, चित्रकला, भारतीय भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, मुख्य खेल और खेलों से संबंधित शब्दावलियाँ, सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव और उसके बाद में कॉन्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और संबंधित अन्य पहलू। यूनिट 6 के अंतर्गत पे कहा गया कि राज्य के अंतर्गत पे, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे, राष्ट्रीय मतलब भारत के अंतर्गत पे, इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंतर्गत पे जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई उनसे संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर करंट अफेयर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट घटनाएँ हैं उनमें इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर आपको पूछ लेगा। ठीक है, देखिए 6 यूनिटों के अंतर्गत पे प्री का फर्स्ट पेपर बांटा गया है। सबसे पहले पेपर के अंतर्गत की बात करेंगे तो सबसे पहले जो प्री का पहला पेपर होता है तो सबसे पहला क्या था, भारत का इतिहास हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया भारत का इतिहास हो गया और संस्कृति हो गया, कल्चर हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी टॉपिकों की हमने बात कर ली डीपली में। देखिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी है तो राज्य के अंतर्गत में सबसे ये थोड़ा सा वर्ल्ड हो गया, इंडियन हो गया, फिर उसके बाद में स्टेट के अंतर्गत में। वही जोग्राफी की बात करेंगे तो सबसे पहले वर्ल्ड जोग्राफी, फिर इंडियन जोग्राफी, फिर उसके बाद में उत्तराखंड की जोग्राफी, फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंसों के अलग अलग जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बात करी गई है और नेशनल हो गया, इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत पे, इंडियन पॉलिटी बेस के अंतर्गत पे, फिर उसके बाद में पंचायती राज जो व्यवस्था चली थी, फिर लोक नीतियाँ, पब्लिक पॉलिसी जो इसके अंतर्गत पे चला था, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के अंतर्गत पे किताबों मिल जाता है, गवर्नेंस की किताबों मिल जाता है और इनके अधिकार संबंधी कौन कौन से मुद्दे हैं उनके बीच में टॉपिक इंक्लूड हो जाती है। फिर लास्ट में क्या आ जाता है, स्टेट उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था संबंधी यहाँ पर कैसे वर्क करता है। फिर ठीक है, जैसे यूनिट 4 के अंतर्गत पे यहाँ पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। सबसे पहले नेशनल बेस के अंतर्गत की बात करते हैं, फिर इंटरनेशनल बेस की यहाँ पर टॉपिक आ जाती है, फिर उसके बाद में उत्तराखंड की बात हो जाती है। फिर यूनिट 5 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर साइंस और टेक का है, जिसके अंतर्गत पे भारत और भारत के अंतर्गत पे भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से वर्क कर रहा है, करंट अफेयर संबंधी सारी टॉपिक इंक्लूड हो जाती है। फिर पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी से यहाँ पर टॉपिक इसके साथ में, फिर उसके बाद में भौतिकी विज्ञान संबंधी, फिजिकल संबंधी और उसके जागरूकता संबंधी जो चीज़ें भी चलती आ रही, करंट अफेयर को भी साथ में लेते हुए शुरू से लेकर अंत तक के बीच में। ठीक है, अभी तक जो उसके बाद में जीवन लाइफ विज्ञान
विज्ञान संबंधी क्या टॉपिक है, तो इसके बाद में वैज्ञानिक परिभाषित जो शब्दावली है वो चीज़ें आ जाती हैं 5 यूनिट के अंतर्गत पे। 6वें नंबर का जो यूनिट है जिसके अंतर्गत पे करंट अफेयर पूछा जाएगा, स्टेट के अंतर्गत पे नेशनल और इंटरनेशनल किस प्रकार के करंट अफेयरों के टॉपिक हो सकते हैं इसके अंतर्गत पर यहाँ पर हमने बात कर लिया। ठीक है, सॉलिड रूप से देख लिया होगा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत पर अगर आप अपर PCS बेस की तैयारी कर रहे हैं या न्यू बिगनर है या आपका थोड़ा सा सिलेबस रिवीजन करना था, तो आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे कि 6 यूनिटों के अंतर्गत पे कैसे प्री का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। दूसरे वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका जो सेकंड पेपर होता है यहाँ पर उसके लिए मैं बात